नमस्कार। आज का हमारा विषय है जीवधारियों का वर्गीकरण। मतलब ये कि इस धरती पर जो अनगिनत जीव हैं, वैज्ञानिक उन्हें कैसे ग्रुप्स में बांटते हैं, कैसे समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक दस्तावेज का अंश है, तो उसी के आधार पे हम ये चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम कैसे शुरू हुआ, कैसे बदला, और जीवों को उनके वो अजीब से लगने वाले वैज्ञानिक नाम कैसे मिलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से हुई? दस्तावेज कहता है अरस्तु से। हाँ, सबसे पहले मतलब काफी पहले अरस्तु ने एक सीधी सादी कोशिश की थी। उन्होंने मोटे तौर पर जीवों को दो हिस्सों में देखा, जंतु यानी जानवर और वनस्पति यानी पेड़ पौधे। अच्छा, बस दो ग्रुप। आज के हिसाब से तो बहुत बेसिक लगता है ये। बिल्कुल, उस वक्त के लिए शायद ठीक था, पर जैसे जैसे जानकारी बढ़ी ये नाकाफी हो गया। तो फिर बड़ा बदलाव कब आया? कोई खास नाम? हाँ बिल्कुल, 18वीं सदी में कैरोलस लिनियस, इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ओके, लिनियस। इन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने एक तो अपनी किताब लिखी, सिस्टमा नेचुरी। इसमें उन्होंने वर्गीकरण को काफी व्यवस्थित किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने नाम रखने का एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका दिया। नाम रखने का तरीका मतलब वैज्ञानिक नाम? हाँ, वही, जिसे द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। 1753 में उन्होंने ये सिस्टम दिया। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पहले क्या दिक्कत थी? सोचिए, एक ही मेंढक को कहीं डेंडू कह रहे हैं, कहीं बेंगुली, कहीं कुछ। कंफ्यूजन होता है ना। हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिक आपस में बात कैसे करेंगे फिर? सही। तो लिनियस ने कहा हर जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होगा, पूरी दुनिया में मान्य, और ये नाम लैटिन भाषा में होगा, जिसके दो हिस्से होंगे। दो हिस्से? और लैटिन ही क्यों? दो हिस्से, पहला वंश यानी जीनस का नाम, दूसरा जाति यानी स्पीशीज का। और लैटिन इसलिए क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है, मतलब अब बोलचाल में नहीं है तो उसके शब्दों के माने बदलेंगे नहीं, स्टेबिलिटी रहती है। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं था। तो जैसे मनुष्य का नाम होमो सेपियंस। हाँ, तो इसमें होमो हो गया वंश और सेपियंस हो गई जाति। और तभी कभी नाम के आखिर में एक और नाम जुड़ा होता है, जैसे होमो सेपियंस लिन लिखा था दस्तावेज में। वो लिन क्या है? वो उस वैज्ञानिक का संक्षिप्त नाम है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या उसका विवरण दिया। यहाँ लिन मतलब लिनियस। ओके, समझा। तो ये नाम वाली समस्या तो हल हो गई। लेकिन क्या दो जगत, पौधे और जंतु काफी थे? नहीं, यहीं पर दिक्कत आई, खासकर जब माइक्रोस्कोप बेहतर हुए और सूक्ष्म जीव दिखने लगे। फिर फंगस यानी कवक भी थे। वो ना तो पूरे पौधे लगते थे, ना जंतु। सही कहा। फंगस तो अलग ही होते हैं। बिल्कुल। तो लिनियस का दो जगत वाला सिस्टम अब काम नहीं कर रहा था। तो फिर इसका हल कैसे निकला? फिर आए R.H. विटेकर 1969 में। उन्होंने एक नया ज्यादा बेहतर सिस्टम दिया, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत? ये किस आधार पर बनाए गए? विटेकर ने कुछ बहुत बुनियादी चीजों को देखा, जैसे कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, मतलब उसमें न्यूक्लियस वगैरह ठीक से बना है या नहीं। अच्छा। फिर देखा कि जीव एक कोशिका वाला है या बहुकोशिकीय, और वो अपना खाना कैसे बनाता है, खुद बनाता है जैसे पौधे, या दूसरों पर निर्भर रहता है। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। कोशिका, शरीर की बनावट और पोषण का तरीका। तो कौन से हैं ये 5 जगत? पहला है मोनेरा। मोनेरा। इसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिनकी कोशिकाओं में डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। सबसे सिंपल वाले जीव है ना? हाँ, कह सकते हैं। फिर दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। इसमें आते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, मतलब कोशिका तो डेवलप्ड है, न्यूक्लियस वगैरह है, पर जीव ज्यादातर एक ही कोशिका का बना होता है, अमीबा, पैरामीशियम जैसे। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। बाकी तीन यूकैरियोटिक जोटक हैं जो ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा है पादप, प्लांटे, सारे पौधे, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक और अपना खाना खुद बनाने वाले, मतलब प्रकाश संश्लेषक। शैवाल से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक सब इसमें। हाँ। चौथा है कवक, फंजाई, मशरूम, यीस्ट वगैरह। ये भी यूकैरियोटिक है, पर ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं, परपोषी होते हैं, अक्सर मरी गली चीजों से। और इनकी कोशिका भित्ति भी अलग होती है ना, काइटिन की? बिल्कुल सही। ये पौधों से एक बड़ा अंतर है, पौधों की सेल्यूलोज की होती है। अच्छा। और पांचवा जगत? पांचवा है जंतु,
एनिमेरिया, हम सब इसी में आते हैं। बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, दूसरों पर निर्भर रहने वाले यानी विषमपोषी। और इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। स्पंज से लेकर इंसान तक सब जंतु। एकदम। तो ये हैं 5 जगत: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। दस्तावेज में कुछ और उदाहरण भी थे वैज्ञानिक नामों के, जैसे मेढक का राना टिग्रीना, आम का मैंजीफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम और घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, ये सब द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। हाँ, ये नाम सिस्टम को समझने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर अरस्तु के 2 ग्रुप से शुरू होकर लिनियस ने नामकरण सुधारा और विटेकर ने जीवन को इन 5 बड़े जगतों में बांटा। बिल्कुल, ये वर्गीकरण सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए नहीं है। ये हमें बताता है कि कौन सा जीव किससे कितना मिलता जुलता है, उनके बीच विकास का रिश्ता क्या हो सकता है। एक फ्रेमवर्क मिलता है जीवन की विविधता को स्टडी करने का। सही कहा। ये समझने में मदद करता है कि जीवन कितना विविध है और कैसे जुड़ा हुआ है। और एक बात सोचने वाली है, विज्ञान तो रुकता नहीं है। हम माइक्रोब्स के बारे में और जान रहे हैं, शायद कल कहीं और जीवन मिल जाए। तो क्या ये 5 जगत वाला सिस्टम हमेशा चलेगा? कौन जाने, हो सकता है भविष्य में इसे भी बदलना पड़े। और ये भी सोचें कि अभी कितनी अनगिनत प्रजातियां हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं, जिन्हें खोजना बाकी है, नाम देना बाकी है। ये खोज तो शायद कभी खत्म ना हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। हमने वर्गीकरण की इस यात्रा को समझा